अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे कि अभी हम थोड़ी सी कुछ बात कर रहे थे और सुबह सुबह के हवाले से बड़ी बातचीत हो रही थी, लेकिन सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। मैं चाहूँगा आप आज स्टार्ट करें प्रोग्राम को भाई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइट और मैं हूं आपके साथ फराह औरंगज़ेब। और हमेशा की तरह आज भी मुख्तार मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। और सुबह सुबह जो है वो रोज़ाना 9 बजे से 10 बजे तक हम आपकी खिदमत में रोज़ाना मेट्रो वन न्यूज़ पे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और रोज़ किसी ना किसी नए टॉपिक पे या आजकल जो करंट इशूज़ हैं हम उन पे बात कर रहे होते हैं। इशूज़ कह लें या हम कुछ भी कह सकते हैं, नहीं हल्की हल्की फुल्की फुल्की सी जो होती है। न्यूज़ होती है ना, वो हम उसको आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाले उसमें देने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपका दिल जो है वो काबू में रहे। बिल्कुल ऐसा, दिल भी काबू में रहे और उसके साथ साथ दिमाग जो है ना वो आपका हाजिर रहे। और आज का भी प्रोग्राम जो है वो थोड़ा हाजिर दिमागी वाला है। और सुबह सुबह उठने के बाद ना बड़ा मजा आता है जब आपके पास इस तरह चाय आ जाए ना। तो ये मेट्रो वन वालों का बड़ा शुक्रिया कि बड़ी गरम गरम चाय जो है ना सुबह सुबह मिल जाती है, तो बड़ा मजा आ रहा होता है। सुबह के औकात में ये चाय मिलना भी नेमत से कम नहीं है। लेकिन सुबह का आगाज जो है ना वो वर्जिश के साथ होता है। मुझे लगता है आज आप एक्सरसाइज कर कर आई, सुबह जिम गई थी आप? नहीं, मैं जिम नहीं जाती। मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था मुख्तार, मैं जिम पर्सन हूँ ही तो नहीं। बस आज भी ना मैं, क्योंकि जब हम लोग कल देख रहे थे ना बहुत सारी लिस्ट आई हुई थी और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे। अच्छा, शुरू करते हैं हम हाँ। जिम से और आके हमारी बात खत्म होती है पिज्जा बर्गर पेस्ट्री पे। क्या बात ये है। क्या बात हुई? बस ऐसे ही ना मैनिपुलेट कर रहे हैं ना भाई, क्या करें, आजकल का दौर ही ऐसा है, करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन सिलसिला ये है कि सुबह सुबह का जब हमने आगाज किया तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे और वो मेरी तो तारीफें किसी ने नहीं की, लेकिन जो तारीफें ये वाली थी ना बहुत ज्यादा तारीफें थी। और वो जो तारीफें थी उसमें कहा जा रहा था कि जी वो क्या बताया जा रहा था बार बार, खास करके कि वो कुछ पानी में घोल दें फिर उसमें शहद डाल दें और वो पी लें। वो क्या था, क्या राज था? दोबारा मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन को बताएं कि वो राज क्या है। यार बहुत इजी सी चीज़ है। मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई एक गिलास आपने गर्म पानी लेना है, उसमें चिया सीड्स को 25 मिनट्स के लिए आपने भिगो देना है और उसमें थोड़ा सा लेमन और शहद डाल के पी लें सुबह उठ के निहार मुंह। क्या बात। अच्छा, फिर बाकी बर्गर पिज्जा और सारी चीजें खाते हैं? नहीं, उसके ये जरूरी नहीं है कि आप बर्गर पिज्जा उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते ना आप। नहीं ऐसा। आज ये तो बता दें दिन कौन सा मनाया जा रहा है? अच्छा जी, आज की डेट जो है ना वो 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर के हवाले से बात करें, आज की दो स्पेशल दिन है जो कि पूरी दुनिया भर में मनाए जाते हैं। एक बड़ा कदीम दिन है जो मनाया जा रहा है और एक वो दिन है जिसके लिए हम सबको बड़ा ख्याल करना चाहिए। हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में जो है ना बड़े मामला मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन सबसे पहले नोबेल प्राइज डे के हवाले से आपको बताएंगे कि नोबेल प्राइज बेसिकली क्या होता है। क्या होता है नोबेल प्राइज, कुछ अंदाजा है? नोबेल प्राइज भाई, नोबेल प्राइज वो होता है कि जब कोई शख्स इंसानियत के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है या कोई ऐसा काम जिससे फलाह बहबूद के काम हो रहे होते हैं, तो ऐसे में उस शख्स को अगर उसने पूरी दुनिया में कुछ बहुत ही अलग तरीके से कोई काम किया हो तो फिर भाई एक नोबेल प्राइज या नोबेल इनाम तो बनता ही है। ऐसे में अब हम देखते हैं कि हमारी सियासी लीडरान, हमारे मतलब बोले तो पूरी दुनिया के जो सियासी लीडरान है इसकी जो है ना पीछे आगे लगे रहते हैं कि हमें नोबेल प्राइज मिल जाए, हमें नोबेल प्राइज मिल जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताएं तो उन्होंने भी नोबेल प्राइज के हवाले से बड़ी जो है ना जिद्दतें की हैं, जंगें रुकवाई हैं बकौल उनके, जो जैसा वो कहते हैं। लेकिन भाई बात यह है कि हमने जिस तरीके से वो उड़ते हुए जहाज नीचे गिराया ना, तो वो जंग हमने खुद जितवाई है। तो ये सारे मामला हैं जो कि सामने आए। तो नोबेल प्राइज के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि नोबेल एक स्वीडिश साइंसदान मौजिद और ताजिर थे जो ड्रामा और शायरी लिखने का भी शौक रखते थे। भाई ये जो मौजिद साहब है ना, ताजिर भी थे, फिर शायरी भी लिख रहे हैं और शायरी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि खास करके शायरी, और शायरी के बाद वो कह रहे हैं कि वो ताजिर भी थे, फिर वो कह रहे हैं वो मौजिद भी थे, फिर वो ड्रामे भी लिखते थे। तो ये तो बात भाई गलत हो गई। आपने कल एक बात की थी, आपने कहा कि जी सिर्फ जेंजीज जो होते हैं वो 3-3 4-4 तरह की जो है ना वो फील्ड में चले जाते हैं, काम कर लेते हैं। और ये जो 1901 की बात हो रही है जिसमें वो ड्रामा निगार भी है। सुना ना मुख्तार से कि पहला नोबेल जो है वो प्राइज 1901 में मिला था। इतनी पता, इतना टाइम हो गया इस चीज को, इतनी अच्छी चीज है। एक सेंचुरी गुजर चुकी है, 100 साल से पहले का ये नोबेल प्राइज वाले मामलात हैं। तो ख्वाहिश यही करेंगे आने वाले वक्तों में जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, सिर्फ कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के पीछे भी वो काम करें। हम देखते हैं आजकल कि कैमरे के आगे जो हम रफाई इदारे देखते हैं कि वो कोई एनवलप दे रहे हैं या कोई वो आटे की बोरी भी दे रहे हैं तो वो तस्वीर खिंचवा देते हैं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने करना है तो खुलूस से, नियत के साथ, खुलूस से, दिल से अच्छे काम करें ताकि आप भी नोबेल प्राइज के हकदार हो सकें, लिस्ट में आप आ सकें। दूसरी जानिब एक और दिन आज जो मनाया जा रहा है वो है इंटरनेशनल, हम ह्यूमन राइट्स पर तो बात
बात करते हैं, लेकिन एनिमल राइट्स के ऊपर बात करना भी बहुत अब जरूरी ज़्यादा है। ज़रूरी हो गया है। हमने गुज़िश्ता कुछ अदवार में ये भी देखा, अगर हम सूबे सिंध की बात करें तो एक ऊँट का मामला सामने आया था। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन थी एनिमल राइट्स की, जिसने ख़ास करके जो एनिमल के हवाले से जो है ना बड़ा अच्छा एक इक़दाम किया। उन्होंने उसकी ऊँटनी की बड़ी रखवाली की, हिफाजत की। फिर उसमें एक और अनस साहब होते हैं, मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, और वो बेसिकली उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अब ये तमाम चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं कि अगर किसी का कोई पाँव या हाथ माजूर है तो वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें तैयार करें। तो नाम इसलिए अच्छा मैं ले रहा हूँ मुख्तार, क्योंकि हम अगर बात करें ना यहाँ पे एनिमल राइट्स के हवाले से, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो इर्द गिर्द जो मासूम जानवर बेजुबान हैं, जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ रोल जो है ना वो अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा उनके साथ अक्सर जो स्ट्रे कैट्स होती हैं या डॉग्स होते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारे आसपास तो इसी तरह के जानवर होते हैं, बिल्लियां हो गई, डॉग्स हो गए। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके हवाले से यही है कि देखें अक्सर बेशतर अभी मैं रेगुलर बेसिस पे आपको पता है कि जिस तरीके से मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि हम लोग जो है वो जॉगिंग का मेरा जो मामला है वो रात में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब मैं अपनी गाड़ी लेके जो है वो किसी पार्क तक जा रहा होता हूँ जहाँ जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, तो उधर ही इर्द गिर्द जो स्ट्रॉ डॉग्स होते हैं उनके लिए एक शख्स है रोज़ाना मोटर बाइक पर आता है, और वो ना कुछ मुर्गियों के कुछ जो दूसरे आज़ा होते हैं वो अपनी शॉपर में डाल के लाता है और वो डालता है। ऐसा ही तो है। मेरे दिल से उसके लिए बड़ी दुआएं निकल रही थी कि देखें कि स्ट्रॉ डॉग्स हैं, सर्दी का मौसम है, किस तरीके से जो है ना वो हम ये देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त एक मामला है, और जाहिर इस तरह अगर लोग रखवाली करेंगे, इसी तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी बार हमने ये भी देखा है कि जी जो स्ट्रॉ डॉग्स होते हैं या कैट्स होते हैं उनके साथ बड़ी गलत हरकत भी की जा रही होती है। ऐसी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जानवरों के साथ भी बदसलूकी हमने देखी कि जिसके बाद हमें जो है ना इंसानियत को भी ना शर्म आने लगी कि क्या वाकई बेजुबान जानवरों पे भी इस तरीके से बेरहमी के साथ सलूक किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे के हवाले से बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में इंसानी हुकूक के बारे में एक ऐलान किया था। दूसरी जंग अजीम के बाद कुर्रे अर्ज़ पर जानवरों के हुकूक का एहतराम भी एक मसला बन चुका था। तो ये जो मसला था और इससे ये जो है मामलात हल होने शुरू हुए। कई दिहाइयों बाद जानवरों के हुकूक के लिए मनाने और बेदारी पैदा करने के लिए एक दिन मनाने का ख्याल जानवरों के हुकूक के आलमी दिन के तौर पर बदल गया है। तो जनाब 10 दिसंबर का दिन जो कि खास करके वो लोग जो कि अपने पैट्स पाल रहे हैं या वो लोग जो कि पैट्स लवर्स हैं उनके लिए है कि अगर वो किसी स्ट्रॉ डॉग्स को या कैट को भी देखते हैं तो कोशिश ये करें कि खास करके ना अगर किसी को कोई जख्म आ गया है या सर्दियों में हम देखते हैं कि एलर्जी हो जाती है जानवरों को, तो वो एटलीस्ट अब पेट्स डॉक्टर्स आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आप क्योंकि रुझान बढ़ गया है ना लोगों में घर में पालतू जानवर रखने का। फिर वो किसी भी जानवर हो, परिंदा हो, कुछ भी हो। मुख्तार से भी मैं पूछूंगी कि उनको आपको पसंद है पेट्स? अच्छा जी, पेट्स लवर जो है ना होना बड़ा अच्छा होता है। मैं बेसिकली अपने घर में कोई भी पेट्स जो है ना रखता नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग्स है, हमारे जो काम है ना वो ऐसे हैं कि हमारे पास टाइमिंग्स उनकी नहीं कर हम जो है ना बेसिकली देखिए हम तो 8 घंटे 10 घंटे जब जॉब कर रहे होते हैं, कभी 12 घंटे भी हो जाती है, तो हम लोग खाने पीने का हमें होश नहीं रहता। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जानवरों को आपने रखा हुआ है तो फिर आप उसका पूरा ख्याल रखें। हर 6 घंटे बाद उसको फीड जरूर करें, उसको सर्दी ना लगे, उसके लिए हीटर का अलग इंतजाम करें। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते ना तो नहीं पालें। हमारे जो दीन इस्लाम की मैं बात करना चाहूंगी थोड़ी सी, कि बिल्लियां जो होती हैं उनको बेचना और खरीदना दोनों जो है वो गुनाह के जिम्मे में आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि ना आप बिल्ली खरीदेंगे और ना ही उसे बेचेंगे, क्योंकि उनको रहमत की एक निशानी भी बताया गया कि आप घर में पाल सकते हैं लेकिन उनका कारोबार करना जो है वो सख्त गुनाह माना गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ह्यूमन राइट्स की जहां बात आती है, वहीं अब जब एनिमल राइट्स की बात आ रही है तो डेफिनेटली हमें बड़ा फोकस करना पड़ेगा इन चीजों को। और आज के दिन के एतबार से जिस तरीके से नोबेल प्राइज के हवाले से हम बात करें, वहीं जिस तरीके से हम जानवरों के हवाले से बात करें, तो एक बड़ी अच्छी सी एक वीडियो भी सामने आई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें हमने देखा था कि एक बत्तख जो है वो रोड क्रॉस कर रही थी, उसके साथ उसके सारे छोटे छोटे बत्तख जो है ना वो भी, तो ट्रैफिक जो है वो लाइन से लगा लाइन से रुक गया था। ये चाइना की वीडियो थी। तो आप देखिए कितना एहतराम किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जी डंपर माफिया या हम दूसरे जो देखें ट्रक के नीचे लोग आ जाते हैं, लोगों को ख्याल नहीं होता। तो जनाब ये तमाम सूरत हाल है। मजीद स्टोरीज भी हमारे पास जो है वो हैं, और डेफिनेटली जहां हम ये बात कर रहे हैं कि खास करके कि हमें इल्म की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। वहीं अगर इल्म की बात करें तो इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। और ये स्टोरी मैं चाहूंगा कि मैं इनसे
सुनूं कि जी क्या स्टोरी है। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन, बहुत अच्छी बात है और इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, हमारे माशरे में ख़ास तौर पे। थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर जो कि 79 साल की उम्र में जामे कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली है, जिन्होंने उम्र सिर्फ एक हिंसा है और सीखने। अच्छा, इसके हवाले से ना हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट टू द शो। और जिससे कि प्रोग्राम में बात कर रहे थे थरपारकर के हवाले से, और ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ना, मैंने कहा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरूर सुनेंगे। अच्छा बताइए क्या हुआ, क्या मामला सामने आ रहे हैं? हुआ कुछ ऐसे कि भाई थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सरकारी रिटायर्ड टीचर हैं, जिन्होंने 79 ईयर्स अभी उनकी एज है और उन्होंने इस वक्त जो है वो कानून की डिग्री हासिल कर ली है। क्या बात है। और जैसे आप भी बिल्कुल 79 ईयर्स उनकी एज है और उन्होंने कानून की डिग्री हासिल कर ली है। और जैसे कि आपने कहा था कि उम्र की कोई कैद नहीं है ना तालीम हासिल करने में, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस उम्र सिर्फ एक हिंसा है और सीखने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है सराय थर से ताल्लुक रखने वाले एक रिटायर्ड उस्ताद हैं, जिनका नाम है सिख रामदास। क्या बात है भाई, सिख रामदास। और डेफिनेटली इससे ही सबक सीखने को मिलता है कि खास करके जो है ना उम्र की कैद नहीं है। तो वो तमाम लोग जो कि खास करके भी हम ये देख रहे होते हैं ना कि इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद हम कहते हैं भाई जी हमने बस पढ़ लिया, अब हमें नहीं पढ़ना है। तो मास्टर्स की भी डिग्री के लिए जो लोग बैठे हुए हैं तो इंतजार ना करें। जब 79 साल की उम्र में एक शख्स कानून की डिग्री ले सकता है तो भाई फिर आप भी आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमने गुज़िश्ता रोज भी एक बात की थी जेंजीज के हवाले से, जो कि एक मास्टर्स की डिग्री हम देख रहे हैं कि 24 साल की उम्र में कंप्लीट कर लेते हैं। 24-25 साल की उम्र में कंप्लीट करने के बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा मास्टर्स की डिग्री के लिए लोग जाते हैं, कानून की डिग्री के लिए लोग जा रहे हैं। तो ये बड़े मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सर्दी का मौसम जो शुरू हुआ है ना, अब शहर कराची में हमने देखा कि बच्चों के पेपर्स खत्म हो गए, मिड टर्म्स कंप्लीट हो गए, अब छुट्टियों की बात आ गई। अब जब छुट्टियों की बात आ गई ना तो हमने देखा कि सर्दियों में लोग, क्योंकि सर्दी ज्यादा होती है तो लोग आते जाते कहीं नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज का प्लान बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं उनको ये बताऊं, मुतनब्बे ये करना चाहूंगा कि देखिए सर्दियां जब शहर कराची तक पहुंच रही हैं तो बड़ी दूर से आ रही हैं, तो यहाँ तक आने में टाइम तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज्यादा कि सर्दियों का मौसम चला जाएगा और गर्मियां आ जाएंगी। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि नॉर्दर्न एरियाज इस वक्त विजिट ना करें, क्योंकि देखिए हम तमाम लोग ना कराची में रहने वाले लोग हैं, या हम इसके अलावा अगर दूसरे सूबों की बात करें तो वहां रहते हैं, तो हम डेफिनेटली एक सर्दी बर्दाश्त जितनी कर सकते हैं। यही शख्स जो कि सवात पे रहता है या गिलगित बल्तिस्तान में रहता है या ऊंचे पहाड़ों में रहता है, तो यार हम वो देखते हैं कि वो लोग जो है ना नॉर्मल कपड़ों में, क्योंकि उनकी रेगुलर बेसिस के ऊपर इतनी प्रैक्टिस हुई भी होती है या रेगुलर बेसिस पे वो इतना ज्यादा जो है वो ठंड को बर्दाश्त कर चुके होते हैं कि उनका आना जाना लगा रहता है। अब कल एक जिम में यही हुआ कि कल जिम की अगर मैं कहानी आपको सुनाऊं तो कल मैं जो है ना वो अपना जो समझ लें कि स्टेप्स की जो है ना मैं वो कर रहा था, कार्डियो कर रहा था। मैं काफी जल्दी थक गया था, तो वो मुझे कहने लगे कि आप ये देखेंगे जिस सवार में जो लोग पहाड़ पूरा चढ़ते हैं, पूरा पहाड़ तो पूरा उतरते हैं, तो मैंने कहा उनको वैसे एनवायरनमेंट भी मिलता है जब इतनी ठंड होती है। अच्छा मुख्तार, मैंने देखा है वहाँ के जो जानवर होते हैं ना, मैंने देखा है बिल्कुल सीधे सीधे पहाड़ होते हैं और उसके ऊपर चढ़ के इतनी ऊपर चढ़ के और वापस नीचे उतर भी जाते हैं भाई। मतलब वहाँ के जानवर भी इतने ट्रेंड हुए हैं पहाड़। देखिए ना क्लाइमेट का इतना इफेक्ट होता है, और इसी के ऊपर अगर हमने गुज़िश्ता रोज भी क्लाइमेट के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो यार क्लाइमेट का जो इफेक्ट अब हम देख रहे हैं पूरे माशरे में जिस तरीके से नजर आ रहा है, हाँ। इसका जो असर अब कराची में या पूरे सिंध में या पूरे जो पाकिस्तान के दूसरे रीजनल जो एरियाज है जहां पे हमें नजर आ रहा है, इसके ऊपर काम करने की बड़ी अशद जरूरत है। तो ये तमाम तर सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर सिलसिला जारी है। लेकिन वहीं गूगल मैप के हवाले से भी मैं चाहूंगा कि हम शायद कुछ बात कर लेते हैं। और गूगल मैप के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा पहाड़ों पे चढ़ना है, पहाड़ों से नीचे उतरना है, अब गूगल मैप जो है ना पहाड़ों पे भी लेके जाएगा, पहाड़ों के अलावा आप समंदर के किसी बीच आइलैंड में मौजूद है तो वहां की भी आपको लोकेशन दिखाएगा। तो बड़ी एक जिद्दत आ गई दोबारा से गूगल की लोकेशन के हवाले से। गूगल मैप अब आपको इर्द गिर्द दुनिया के बारे में काफी कुछ बता सकता है। गूगल मैप दुनिया को खोजने का एक मकाम बन चुका है। वो लोग जो कि रिसर्च करना चाहते थे ना, तो अब उनके लिए बड़ी आसानी है। अच्छा, बीच में मेरा इंटरनेशनल एक विजिट था, तो मैं जिस शहर में जाके रुक रहा था तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि यार वहां पे इर्द गिर्द में रेस्टोरेंट्स कौन से होंगे,
हलाल रेस्टोरेंट कौन से होंगे जहाँ पे हम खाना खा सकेंगे, वहां पे इर्द गिर्द में मस्जिद है क्या कोई, बहुत बड़ा रोल है तो गूगल ये का, जो एक बात बड़ा है। इंपॉर्टेंट चीज था कि मतलब मुझे ऐसी जगह चाहिए और थी। आसानी भी तो देखे ना कितनी, आप एक नई जगह जा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है उस जगह के लेकिन बारे आपको में, सब कुछ पता है। और आप उसके बाद आपने बस गूगल पे एक उसका वर्ड फर्स्ट आपने लिख देना और फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और आप बेधड़क कहीं भी घूम फिर सकते क्या हैं, बात है। खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से हम जो है ना यही देख रहे थे कि गूगल मैप के जरिए जहां पे हमने देखा कि किसी भी नए शहर में घूम रहे हैं, अपनी आबाई शहर में मकामात को सर्च कर रहे हैं या होटलों या दीगर दुकानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये मकसद जो गूगल का है वो सिर्फ एक ये नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि गूगल की मदद से ही कितने ऑपरेशंस ऐसे हैं दहशतगर्दी के जिसे मिसमार किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसानों की सहूलत के लिए नहीं, बल्कि हम अगर देखें तो डिफेंस में भी इस तरह की सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जिसे हम देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से बाबर हो रहे हैं। तो ये वो सारे मामला है कि हम कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम देखें कि बाइक राइडर्स हैं, अब कभी कभी देखते हैं कि जी फूड डिलीवरी कहीं से कहीं करवानी, कहीं से कहीं करवानी है, तो इसमें भी बड़ी आसानी हो गई। और आजकल बहुत इजी हो गया, अगर आपका कोई कुरियर या कोई पार्सल आ रहा है, आप उनको अपनी लोकेशन भेज दें और वो उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आपका पार्सल ले आएंगे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन बस सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जो पार्सल करने वाला बंदा वो ईमानदार हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि बड़े लोगों के साथ में स्कैम्स भी हुए हैं। लेकिन खैर एक बड़ा शहर है, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना या सबको ये बात कह देना कि जी राइडर्स ऐसे या ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है वो अपनी जगह काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। वहीं गूगल मैप्स की जो अब हम देख रहे हैं कि ट्रिक्स जो अब आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि नॉर्दर्न एरिया, अगर आप चाहते हैं कि शहर के या आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पे आपको चाहिए कि आपकी कम्युनिटी बिल्कुल ऐसी बनी हुई हो जिनके साथ रह के आप काम कर सकें, या किसी ऐसे होटल में जाएं जहां आप जाके एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पे रहें जहां पे मस्जिद या वहां पे आपकी दूसरी कम्युनिटी सर्विसेज करीब हो, तो आप आराम से गूगल पे सर्च करें। गूगल मैप पे जाने के बाद आप वहां के किसी भी एक और चीज कितना हेल्पफुल है, ये भी अच्छा है। और एक और चीज है कि आपको होटल्स के प्राइस भी पहले से पता चल जाते हैं कि भाई इस होटल के प्राइस ये हैं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो आप अगर घर से लाखों रुपए लेके नहीं निकल रहे या लाख रुपए लेके भी निकल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहां रुकेंगे वहां पे इतना एक्सपेंस नहीं होगा। तो खाने पीने का एक्सपेंस सब कुछ आप गूगल मैप के थ्रू अपना स्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो नौजायदा बच्चों के हवाले से है। और अगर हम देखें कि कराची में सिविल अस्पताल में नौजायदा बच्चों में पीलिया की फौरी तशखीस के लिए जदीद आला ट्रांस एक रेबियोमीटर मुतारिफ करवा दिया गया है। तो अच्छा, अब ये जो जिद्दत वाली बात है जहां हमने बात की खास करके लोकेशन के हवाले से, अब वहीं दूसरी जाने देख रहे हैं कि जी पीलिया से बचाव के लिए हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो 7 डेज के अंदर वो पीलिया वाला एक मरहला होता है और उसमें बड़ी तकालीफ होती थी लोगों को क्या, जो वालिदैन होते हैं, डेफिनेटली इतना छोटा सा न्यू बेबी बॉर्न है और उसको फिर आप जो है वो उसको संभाल रहे हैं, फिर पीलिया वाला जो मामला है उसके अंदर बच्चे की तबीयत भी खराब होती है, तो उसकी तशखीस के लिए और उसकी फौरी इलाज के लिए बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला है। ये ट्रांसक्यूटेनियस के नाम से है और माहिर अमराज अतफाल प्रोफेसर इकबाल मेमन ने बताया है इसका कि इसकी मदद से चंद सेकंड में पीलिया की शरह मालूम की जा सकती है और साथ ही बच्चों का खून लिए बगैर पीलिया का टेस्ट हो सकता है। अरे ये बड़ा मामला था जब छोटे छोटे बच्चों के पीलिया जब हो जाता है तो हम कहते थे कि ब्लड उनका जो है ना वो सक किया जाता था और वो ब्लड जो है वो जरिए इंजेक्शन में लेके फिर उसके जरिए मालूम किया जाता था। तो यार ये बड़ी जबरदस्त है, एक तकलीफ दे जो है ना वो मरहला होता है और खास करके इससे बहुत आसानी हो जाएगी कि इतने छोटे से बच्चे का ब्लड निकालना और उसको फिर टेस्ट करना, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। पेरेंट्स भी जो है वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा है, उसको इंजेक्शन लग रहा है, उसका खून निकल रहा है, तो इससे जो है ना वो थोड़ी तकलीफ में उसकी कमी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अच्छा, जहां पे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं इंतजामिया की जो है ना हम देखते हैं गफलत बड़ी सामने आती है। अब एक स्टोरी जो है वो मेरे ख्याल से जुनूबी वज़ीरिस्तान की है और जहां हम सेहत के शोबे की बात कर रहे हैं तो जुनूबी वज़ीरिस्तान में भी एक अस्पताल का वाकया सामने आया जहां पे देखा कि गफलत दिखाई जा रही सरकारी अस्पताल में, सहूलत ना होने के बाद 7 साल बच्ची इंतकाल कर गई है। अफसोसनाक खबर है और डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि जी हमारे माशरे में जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी कुछ रेशियो ऐसा है जिसमें हम देखते हैं कि नेग्लिजेंसी नजर आ रही होती, कभी कभी डॉक्टर्स की आ रही होती, कभी कभी सहूलतों का फुकदान नजर आ रहा होता है। तो ये एक बड़ा मामला है जो कि हम देख रहे हैं और इस वक्त डेफिनेटली हम देखते हैं कि सिर्फ एक सूबे की या जुनूबी वज़ीरिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान
पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे सरकारी अस्पताल अब भी मौजूद है जहां पे हम ये देखते हैं कि ये मामला सामने आते हैं, सहूलतों का फुकदान नजर आता है, लोग लाइंस में लगे हुए होते हैं टेस्ट करवाने के लिए। कभी मीटर्स खराब हो जाते हैं, कभी मशीनें खराब हो जाती हैं, कभी कभी हम ये देखते हैं कि मशीनों के साथ साथ जो है वो जो साहब या साहिबा या वो जो डॉक्टर बैठी हुई होती है ना, तो वो कहती है जी नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद जो है वो अपनी व्हाट्सएप पे या किसी चीज पे लग जाती है, या वो कभी कभी कतार लंबी मरीजों की लगी होती है कि वो शाम तक अगर वो टाइम से उनको देख ले तो वो जल्दी फ्री भी हो जाए ना। बिल्कुल। और अच्छा उनको इस चीज का भी ख्याल नहीं रहता कि वो इसी आवाम के टैक्स के ऊपर उनकी सैलरी बन रही है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल करें जितने भी सरकारी अस्पताल में मुलाजमीन जो लोग मौजूद होते हैं, तो ये जरूरी है खास करके जो है ना वो इस चीज को सोचें कि जो आवाम आई है उनका भी एक टाइम है। मुख्तार एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जो रवैया होता है ना उनका, उस हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि डॉक्टर्स का जो रवैया, स्पेशली जो सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स होते हैं, मैं मानती हूँ कि आप सारा दिन बहुत ज्यादा लोगों को डील कर रहे होते हैं, सारा दिन आपका पब्लिक डीलिंग का काम है, जाहिर है इंसान थक भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपने रवैये में नरमी जो है ना उनको रखनी चाहिए, ताकि जो मरीज इतनी तकलीफ में आपके पास आया है आप उसकी तकलीफ को बेहतर अंदाज में सुने और उसकी तकलीफ को जो है ना दूर करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और अफसोसनाक खबर है जहां हम देख रहे हैं कि जी इंतजामिया की गफलत सामने आ रही है। वहीं कराची की एक स्टोरी है। कराची में हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन कबल एक वाकया हुआ, और ये वाकया जो हम देख रहे हैं दिल दहलाने वाला है, जहां 3 खवातीन की जो है अमवात का ये मामला है। अब ये अमवात हैं, ये अमवात जो है वो बिल सबब कत्ल से हुई हैं या खुद से हो गई हैं, तो ये एक ऐसी खबर है जिसने सबको हिला के रख दिया। गुलशन इकबाल का ये वाकया है और ये ब्लॉक बताया जाता है, ब्लॉक 1 है और आबी टाउन के करीब का ये इलाका है जहां पे हम देखते हैं कि फ्लैट में जो है ना 3 खवातीन की मौत वाक़ हुई। अब ये जो 3 खवातीन की मौत वाक़ हुई, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो अब भी हम अभी भूले नहीं है। पिछले साल की इसी साल में हमने एक और वाकया जो है हुमैरा असगर का भी देखा था कि जिनकी हमने डेड बॉडी जो है वो एक उनके फ्लैट में पाई गई। इसी तरीके से ये भी वाकया। और अच्छा ये मामला ना अभी तक हल होता दिखाई नहीं दिया। क्राइमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी अभी इस चीज को देख रहे हैं। इसी तरीके से प्लस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी शदीद हमें नजर आ रही है कि जी वही देख रहे हैं कि जी आखिर ये 3 जो कत्ल हुए हैं। अच्छा इस तरह के जो मामला सामने आते हैं वो एक मौमा बन के रह जाते हैं, वो हल ही नहीं हो पाते। ऐसा भी क्या उसमें आ जाता है, जैसे हुमैरा असगर की बात मुख्तार कर रहे थे, तो कितनी पुरानी लाश उनकी मिली, तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितने भी, लेकिन इतने टाइम तक वो चीज जब सामने आई तो इतने टाइम से कहाँ थी ये सारी चीजें, और आप लोगों ने क्यों नहीं? सोशल डिस्टेंस की हम बात कर रहे होते हैं, हम अपने सोशल मीडिया में इतना ज्यादा दूर दराज के साथ अपने लोगों में इतना लगे हुए हैं कि हम इस चीज को बिल्कुल भूल चुके। हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे बराबर वाले घर में कौन रह रहा है या आने जाने में किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। कोई शख्स अगर अकेला रह रहा है तो आज वो अगर बाहर नहीं निकल रहा है अपने घर से। वो एक पुरानी पाकिस्तानी अदाकारा है, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं आ रहा, आप आयशा के नाम से शायद, उनकी भी इसी तरह से 1 महीना पुरानी जो है वो उनके घर से लाश मिली थी। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि फैमिली मेंबर्स होने के बावजूद घर पूरा भरा हुआ है लोगों से, और फिर भी एक जो है वो इंसान जो है वो जिंदगी की जंग हार जाए और आप लोगों को पता भी ना चले, तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इसमें ना सबसे ज्यादा किरदार ये कि हम सबको ना एक दूसरे के लिए सोचना होगा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए जो है वो नहीं सोचेंगे या एक दूसरे की, अच्छा एक और चीज है ना, हम लोग जब नजरसानी कर रहे होते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद हम किसी की टो में लगे हुए, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि भाई ये मामला ऐसे हैं कि अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि आज जो अगर हमारे बराबर में कोई ऐसा रह रहा है जो अकेला रह रहा है, तो हमें चाहिए कि हम रोजाना की बुनियाद पे सुबह या शाम में एक वक्त तक खाना जो है पहुंचा दें या उससे कोई चीज जो है उधार ले ली जाए। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं जमरे में ना कि आप किसी से कुछ उधार ना लें, वो जरिया ये नहीं है कि आप किसी से उधार लें, आप ये जानने की कोशिश करें क्या वो उस घर में मौजूद है, क्या वो सेव है, कल को उसको अगर किसी चीज की मदद की जरूरत है ताकि वो भी आसानी से हमसे मदद ले सके। तो ये जरूरी है और ये सुन्नत में भी है कि अगर आप चाहें तो अपने हमसायों में जो है ना जाके लाजमी उनसे बातचीत भी करें, उनको कुछ तहाइफ भी दे दें, उनसे कुछ तहाइफ लेने की तवक्कात भी रखें। इसके साथ साथ कभी आप अगर वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, आप जाके उनसे कुछ मांग लें, तो उससे फायदा ये होगा कि उसकी झिझक खत्म हो जाएगी। कल को अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये बड़े अच्छा और एक आसान सा हल है। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का एक बड़ा दावा सामने आया। एक्सटॉर्शन की बात अगर हम करें, भत्ताखोरी की बात करें, तो शहरी कराची में भत्ताखोरी के मुतादिद वाकयात पिछले 6 से 8 महीने में देखने में आए। ताजिर बरादरी भी इसमें हमें बड़ी परेशान नजर आई थी।
ताजिर बरादरी को जो है वो पर्चियां मौसूल होने लगी, भत्ते की पर्चियों के साथ साथ वो उनको जो है वो धमकियां भी दी जाने लगी, यहाँ तक कि कत्ल की धमकियां भी सामने आई थी। लेकिन अब जो ये मामला सामने आए हैं, गुज़िश्ता 2 रोज कबल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने दावा किया कि कराची में भत्ताखोरी के केसेस ना होने के बराबर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि कराची में भत्ताखोरी के बहुत केसेस रिपोर्ट हुए थे, भत्ताखोरी से निपटने के लिए बनाए गए यूनिट सीआईए की कार्रवाइयों से केसेस ना होने के बराबर हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस भत्ताखोरी के वाकयात में तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई करती है, मुतादिद भत्ताखोर मुकाबलों में भी मारे गए और पकड़े गए हैं। आईजी ने यह भी बताया कि रमा बरस रिपोर्ट में होने वाले 140 के करीब भत्ताखोरी के वाकयात में से आधे से ज्यादा केसेस भत्ते के नहीं बल्कि आपसी लेन देन के निकले थे। तो ये बड़ी एक अहम पेशरफ सामने आई, जहां हम देखते हैं कि भत्ताखोरी शहर कराची की बात आती है, मईशत की बात आती है, जो जाहिर पूरे पाकिस्तान को पालता हुआ दिखाई देता है, वहीं ताजिर बरादरी की बात आती है। तो ऐसे में जो भत्ताखोरी के वाकयात जो 140 रिपोर्ट हुए थे, वो 50% उसके केसेस ये बताए जा रहे हैं कि जनाब वो आपस के लेन देन के मामला थे, जिसके तनाजे में इस तरह के वाकयात रोनुमा हुए नहीं बल्कि सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। और जब उसकी तहकीकात की गई तो तहकीकात से वाज़ेह तौर पे पता चला कि एक्सटॉर्शन के इतने वाकयात नहीं हुए जितने बताए जा रहे हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से खुसूसी रिपोर्ट हमारे पास है, शायद हमारे प्रोड्यूसर इस बात को बताएंगे हमें, क्या हमारे पास कोई खुसूसी रिपोर्ट भी इस हवाले से? ठीक है, अच्छा जी, दूसरी जानिब फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो फीफा वर्ल्ड कप है ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, जब कल आपने रोनाल्डो की बात की थी तो मैंने अंदाज़ा लगा रहे थे कि अब जो ना फुटबॉल के हवाले से बात ज़रूर करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो गेम है वो फुटबॉल है, इसके हवाले से ज़रूर बात होगी। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। मैं हूं आपकी होस्ट और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं मुख्तार अहमद और जनाब। बिल्कुल सुबह का ये जो आगाज हमने किया तो है, लेकिन अभी जो खबरें हमने सुनी ना, उन खबरों के बाद थोड़ा सा मुझे जो ना दिल थोड़ा सा खराब हो रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, बहुत लाइटर मूड के ऊपर सारी चीजें करनी है, तो तमाम नाज़रीन बिल्कुल अब जो है ना बात की फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, वो आपको याद है जब मैं कुछ मैं अगली बात बोलूंगा तो सारी बात समझ नहीं आएगी। वो वक्का वक्का तो अब मैं किसी को बोलता हूं, कहता है आपके बचपन में तो आपको नहीं थी, मैं कहता हूं बस तो अच्छा जी, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बड़े एलान सामने आ रहे हैं। और बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम कर दी गई हैं। 2026 में ये बड़ा सा फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये इसकी मेजबानी जो है बड़ी जरूरी है कि मेजबानी कहां हो रही है। तो भाई अब वीजे लगने शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं अमेरिका चले जाएं, आप भी चाहते हैं कनाडा चले जाएं, मैक्सिको जाना चाहते हैं, तो भाई आप फीफा वर्ल्ड कप के लिए फौरन से अप्लाई करें अपने वीजा, ताकि आपके खेलों के मैदान से के वीजे लग जाएं, विजिट वीजा ही लग जाए या खेल देखने के लिए आपका वीजा लग जाए, तो आप वहां जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से 2026 में जो मैच होंगे, इसके हवाले से अगर बताएं तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में ये मैच खेला जाएगा। ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको में जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और प्ले डी से क्वालिफायर टीम भी शामिल होंगी। जबकि दूसरी जानिब में अगर देखें तो ग्रुप बी में मेजबान कनाडा, कतर और स्विट्जरलैंड, जबकि यूएफा प्ले ऑफ ए की जो टीम है वो भी शामिल होगी। और ग्रुप बी की चौथी टीम भी वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड में से एक शामिल होगी, क्योंकि डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि एक प्ले ग्रुप ए है, बी है, सब में मुख्तलिफ टीमें हैं और उनमें से जब जीतेगी हारेगी तो फिर कोई ना कोई एक ही टीम होगी जो दूसरे ग्रुप में शामिल होगी। तो ये तमाम सारे जो सिलसिले हैं ना वो बड़े ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, फुटबॉल की आपने उसने रोनाल्डो की बात की, अब रोनाल्डो की बात की है तो मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा प्लेयर तो अच्छा लगता है, टीम कौन सी अच्छी लगती है? मैंने कभी पूरा मैच देखा ही नहीं लेकिन पूरा मैच नहीं देखा। अब जब रोनाल्डो की बात आई ना, तो इसका मतलब ये रोनाल्डो की टीम को सपोर्ट करती है। मुझे तो बार्सिलोना सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वो अलग बात है कि अक्सर बेशतर बार्सिलोना की टीम जो है वो आखिरी हद तक आते हुए हार जाती है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जरूर इस दफा जो है ना फुटबॉल को फॉलो करें। और अब आगे आपके पास कौन सा टॉपिक है? अब जैसे अमेरिका और कनाडा की मैंने बात की कि जी इनके वीजे अब लग जाएंगे लोगों के, क्योंकि जाहिर है अब फीफा वर्ल्ड कप हो जाएगा। और जिनके लगे हुए हैं वीजे उनके साथ क्या हो रहा है? अब जिनके लगे हुए वीजे, अब बरतानिया की बात करें तो एक बहुत अफसोसनाक खबर हम बोले या इसको बोले, यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनकी शादी ब्याह की तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी। फिर इसके साथ साथ उनकी कुछ मैं बोलूंगा अहमकखाना हरकत ऐसी थी, कंट्रोवर्सीज की वजह से भी जो वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं रजब भट्ट, ऐसे ही रहते हैं। और अच्छा ये भी एक तरीकेकार होता है, जब आपको यूट्यूब पे व्यूज चाहिए ना, आपको जैसी उल्टी सीधी एक दो हरकत करें कुछ कर लें और वायरल हो जाए, फिर आपको जो है ना उसके बड़े समरात नजर आने लग जाएंगे। आप जो है ना वो देखेंगे, अब वो कभी कभी जो है वो किसी एक सिंगर का नाम ले लेते हैं, फिर वो सिंगर की जो एक्टिंग करने लग जाते हैं। कभी कभी वो अब इन्हीं सारे चक्करों में वो इतनी बुरी
तरीके से फंस गए। एक ऐसा वाकया उनके साथ रोनुमा हुआ जो हमने देखा कि जिसमें उनके ऊपर जो है वो सजाएं हो गई हैं, और डेफिनेटली अब वो जारी इंटेंशनली थी या अनइंटेंशनली थी, ये तो जारी कोर्ट के मामलात हैं या कानूनी मामलात हैं, ये तो कानून ही बताएगा। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि ये सारे मामलात के बाद वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब वो रफू चक्कर होकर यहाँ से चले गए लंदन, इसके अलावा वो दूसरे ममालिक से बैठ के भी व्लॉगिंग करते रहे। लेकिन अब जो खबर सामने आई है यूट्यूबर के हवाले से, वो बड़ी खतरनाक खबर है, बरतानिया की खबर है, और वही बता रहे हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया है। ये एक खबर सामने आई है, पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। आज सुबह की परवाज से पाकिस्तान रवाना हो गए हैं, लेकिन अब वो कहां रवाना हुए, पाकिस्तान की परवाज तो बताई जा रही है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान आएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उन पे कानून की तरफ से बहुत सारे केसेस हैं। क्या वो उन केसेस से निपटने के लिए आएंगे? लेकिन एक और हाल ही में ना उनका वीडियो बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने काने काबा के सामने खड़े होकर बहुत सारी दुआएं भी की थी, पाकिस्तान के लिए भी की थी, और अपने जो हुकूमती इदारे हैं उनसे इल्तिजा भी की थी कि वो जो भी ये अमल सामने नजर आ रहा है या जो चीजें दिखाई जा रही है, बताया ना कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि भाई कानूनी मुकदमात को जो है वो वीजा एप्लीकेशन में जाहिर ना करने पर उनका जो वीजा है वो मंसूख किया गया। अच्छा, ये सारे मामलात भी हैं कि डेफिनेटली हम जब पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं तो कोई भी वीजा लगने के लिए एक और चीज बड़ी जरूरी होती है, वो ये होती है कि हमें एक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको पुलिस स्टेशन से मिलता है, जिसपे FIR दर्ज हुई हुई होती है, उनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अब ऐसे में जब उनके ऊपर इतनी सारी FIRs हैं तो वो अब पाकिस्तान आए, आके वो इन तमाम तर FIR को फेस करें, और जाहिर मुकदमात अगर चल रहे हैं तो उसमें उनकी और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ भी है या ऐसा कुछ है तो आपको उसको जो वीजा एप्लीकेशन होती है उसमें दिखाना चाहिए। उसके बाद वो वीजा दे ना दे ये तो फिर उनकी मर्जी है ना। बिल्कुल ऐसा। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान वो आ रहे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो पाकिस्तान आएंगे या वो UAE में कयाम पजीर होंगे, तो ये मामलात अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या मामलात चल रहे हैं। लेकिन उसी जगह जहां आपने बोला ना कानूनी मामलात को फेस करना चाहिए, ऐसे में गुज़िश्ता 2 दिन पहले से एक वीडियो बहुत वायरल हुई है। 10 लाख पाकिस्तानियों से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और डकी भाई ये भी एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, फैमिली व्लॉगर भी हम उनको बोल सकते हैं। शुरू में बड़ा अच्छा उन्होंने अपना फनी कंटेंट क्रिएट किया, फिर वो व्लॉगिंग की तरफ आ गए, फैमिली व्लॉगिंग की तरफ। उन पे भी मुकदमात के मामला थे या इल्जामात थे या अभी तक जो मामला सामने आए, जिसमें उनको NCCI ने जो है वो की जानिब से उनको गिरफ्तार भी किया गया था, और उनके ऊपर जो है वो मुकदमात बनाए गए थे। ऐसे में उनका एक बड़ा इमोशनल बयान सामने आया है। फैंस जो है ना वो इस वक्त बहुत शदीद गुस्से में हैं। हाँ, गुस्से में भी और मायूस भी नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि सिस्टम पे सवाल करें, लेकिन बात यह है कि इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है, ये बात थोड़ी सी सोचनी चाहिए। अब आप आके जो है वो एक वीडियो बना रहे हैं और उसमें आप रो के बता रहे हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ, तो क्या इससे पहले जितने लोग गए क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ? इससे पहले भी जब शुरू से कहा जाता है कि कानून अगर सख्त होगा तो ही जो है वो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ अमन अमान की सूरत हाल होगी, या कोई भी गलत काम होता दिखाई नहीं देगा। तो ये जो है ना बड़ा ज़रूरी है, और इस चीज़ को देखते हुए अगर हम देखें कि डक्की भाई के जो भी मामला सामने आए, और उसमें उन्होंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी वाजे की, और उसमें फिरोज़ खान का भी एक बयान सामने आया था। एक एक्टर है हमारे फिरोज़ खान, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मेरे से बिल्कुल अलग थी, सिर्फ मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी और मेरी बीवी ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो उन्होंने उस खातून को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट भी किया। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जाहिर है एक फैमिली वाले मामलात होते हैं, बीवी और हस्बैंड का जो रिश्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, और ऐसे रिश्ते के हवाले से अगर आगे बढ़े तो आवाज बोली कि फिर शादी की बात करें। आप रोज शादियां ले आते हैं, फिर जब मैं मुख्तार की शादी की बात करती हूँ तो फिर तो फिर कल भी मुझे कहते हैं आप मेरी शादी की बात नहीं कर। मैं क्या चलें, क्या बात है करें फिर आप। अच्छा जी, अब जो बात आई है वो हम देख रहे हैं कि जुनैद सफदर, मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला हैं पंजाब की, अब जुनैद सफदर की शादी के मामला सामने आ रहे हैं और लाइमलाइट दोबारा से बन रहे हैं। लोग दूसरी कर रहे हैं और आपकी पहली भी नहीं हुई। अच्छा, वो तो खैर अभी हम इस तरह इतना पर्सनल तो नहीं हो सकते, लेकिन वही वाली बात है कि जी हमने पहले भी देखा था बड़ी धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वो कहने आलीशान तरीके से जो है वो जाती उम्रा में, फिर लंदन में, फिर पाकिस्तान में बड़ी सेलिब्रेशंस दिखाई गई थी। क्या अब की बार भी ऐसे कुछ होगा? ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि अब की बार जो वो शादी के मामला चल रहे हैं, ऐसा जो वाजे तौर पे हमें इस वक्त जराए बताते हैं कि उनकी अपनी ही जमात के कोई पुराने लोग हैं, मतलब सियासी जमात से वाबस्तगियां हैं, उन्हीं के कोई पुराने लोग हैं जिनकी पोती के साथ उनकी शादी तय पा
आ गई है। तो ये बड़े अच्छे मामलात हैं, शादियां होनी चाहिए और शादियां अच्छे तरीके से चलनी भी चाहिए। और जाहिर है कभी कभी डिसीजंस बड़े गलत भी हो जाते हैं। तो लाइफ में हम लोग कल भी कह रहे थे ना कि अगर आपके साथ कोई एक बार गलत डिसीजन हो जाए तो भाई उसको आपने अपनी लाइफ से एग्जिट कर देना है और अपनी नई लाइफ की तरफ जाना है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, खास करके जुनैद सफदर के हवाले से। हमारी पूरी टीम की, मेट्रो वन न्यूज़ की, मरियम नवाज के लिए, मरियम नवाज की जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, उनके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं कि जो अब शादी होने के लिए जा रही है वो कामयाब हो, आगे बढ़े, फलती फूलती नजर आए। तो ये तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि इस वक्त अब, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ना किरदार ये होता है कि दोनों तरफ से मामला जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। दोनों तरफ से जब बैलेंस होता है ना तो फिर वो रिलेशनशिप बड़े अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। तो ये भी सारे मामला होते हैं। लेकिन किसी की भी लाइफ अगर पर्सनली कुछ है तो हम उस पर ज्यादा हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि जब पर्सनली किसी की कोई लाइफ है तो उसमें लेकिन खुशियां अगर आ रही हैं तो खुशियों को सेलिब्रेट करना बिल्कुल जरूरी क्या है। कहती हैं? ऐसे ही है। तो और हम दुआ करेंगे कि जो है वो उनकी नई आने वाली जो जिंदगी है वो खुशियों से भरी हो और एक दूसरे के साथ सब्र और तहम्मुल के साथ जो है वो एक नया रिश्ता शुरू करें। ज़ाहिर एक नया इंसान आपकी जिंदगी में जब आ रहा होता है तो फिर कोशिश किया करें कि कुछ अपनी बातें मनवा लिया करें, कुछ उनकी मान लिया करें। अभी आप रोजाना मुझे कहती हैं, कंप्लेन करती हैं मुझे कि आप पूरे प्रोग्राम में बोलते रहते हैं आपकी चाय ठंडी हो जाती है, और वैसा ही है, मेरी चाय भी ठंडी हो गई। लेकिन वक्त हमारा जो है ना खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपकी फीडबैक का हमें जरूर इंतजार रहेगा। कल की जो प्रोग्राम था उसका फीडबैक जो आया था उसमें सबने बहुत तारीफ की थी हमारी जो फराह है उनके हवाले से। तो भाई फराह, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चला रही हैं, बहुत अच्छे से व्यूवर जो हमारे देख रहे हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो जी जनाब, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।